नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत आगे की सोच कर चलते हैं। आज छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ और यह बात फिर सही साबित हो गई। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी के हर फैसले में पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत ही जोरदार होती है। इस बार भी 23 का मैसेज सीधे 24 तक जा रहा है, क्योंकि नजरें सीधे लोकसभा चुनावों पर हैं। अब जो कांग्रेस अभी तक ढंग से हार की समीक्षा भी नहीं कर पा रही है, जो कांग्रेस उन्हीं अपने पुराने नेताओं के भरोसे नजर आ रही है, वो मोदी का मुकाबला कैसे करेगी? इसीलिए तो मोदी को पसंद करने वाले कहते हैं कि कांग्रेस की सोच जहां खत्म होती है, मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री चुनकर मोदी ने क्या संदेश दिया? आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने 24 के लिए 50 सीटें सुरक्षित कर ली। क्या छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोई नया चेहरा होगा मुख्यमंत्री? हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्य तो बीजेपी ने पॉलिटिकली पहले ही लॉक कर दिए थे। थोड़ी सी टेंशन मुख्यमंत्रियों को लेकर बनी थी। आज से वो टेंशन दूर होनी भी शुरू हो गई। बीजेपी ने आज अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय कर लिए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। सामने लोकसभा के चुनाव खड़े हैं। वोटर में कोई नाराजगी का मैसेज न चला जाए, इसलिए रमन सिंह से नए मुख्यमंत्री को माला पहनवाई गई और नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव भी रमन सिंह से ही रखवाया गया। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विष्णुदेव साय जी को दल का नेता चुना गया है और दल के नेता सर्वसम्मति के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस काम का समर्थन किया। मैंने वो प्रस्ताव रखा, बृजमोहन अग्रवाल और हमारे वरिष्ठ साथियों ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय दल के नेता चुन लिए गए। डॉक्टर साहब, आपने प्रस्ताव रखा है, पहला आदिवासी वर्ग का नेता यहाँ पे दिया गया है। विष्णुदेव साय केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीनियर बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबा उनका संसदीय जीवन है। एक योग्य व्यक्ति को दायित्व मिला। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने भर भर कर वोट दिए थे। 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित थीं, जिनमें से 2018 में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी ने 29 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें ही जीत पाई है। अमित शाह ने तो चुनावों के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि अगर विष्णुदेव साय को जिता देंगे तो बीजेपी उन्हें बड़ा आदमी बना देगी। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है,
नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। बीजेपी की पॉलिटिकल मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है। पहले देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति और अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री। दिमाग में 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव हैं। ,543 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4123 विधायक हैं। इनमें से 558 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना कैसे पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा, अब यह भी समझ लीजिए। लोकसभा में आदिवासी सीटों वाले बड़े राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 4, मध्य प्रदेश में 29 में से 6, झारखंड में 14 में से 5, ओडिशा में 21 में से 5, महाराष्ट्र में 48 में से 4, गुजरात में 26 में से 4, राजस्थान में 25 में से 3, कर्नाटक में 28 में से 2, पश्चिम बंगाल में 42 में से 2, असम में 14 में से 2 और मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की एक-एक सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। बीजेपी की कोशिश यही होती है कि वो जिस भी राज्य में सरकार बनाए वहां से संदेश पूरे देश में पहुंचा दे, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने यही किया है। लेकिन 2 और राज्यों में बीजेपी के लिए माइल्ड टेंशन बनी हुई है, क्योंकि पार्टी ने छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए अब इसकी पूरी संभावना लग रही है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पर ट्राई करेगी। छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री तय हो गया, पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी होना बाकी है। इन दोनों ही राज्यों में भी बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को और राजस्थान में मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी, यानी 11 और 12 दिसंबर को दोनों ही राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए के लक्ष्मण, आशा लकड़ा और मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है, जबकि राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों ही राज्यों से जिन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाया गया था, उन्हें इस्तीफा दिलवा दिया गया है। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे की वजह से समस्याएं आ सकती हैं, जिन्होंने आज भी शक्ति प्रदर्शन के लिए विधायकों की परेड करवाई। राम हमारी हर सांस में बसे हैं, इसलिए मुंह से राम राम निकलता है। मध्य प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, बल्कि पहले से और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के दिल में 24 को लेकर एक अनजाना डर जरूर रहेगा। इन तीनों ही राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें हैं और पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी को 65 में से 61 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान में 25 में से 24 और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट। हिंदी हार्टलैंड के इन 3 राज्यों के दम पर ही बीजेपी 2019 में 300 के पार पहुंची थी। अगर 2024 में भी बीजेपी को 300 के पार जाना है तो उसे इन तीनों राज्यों में 19 जैसा ही प्रदर्शन दोहराना होगा। बीजेपी के सामने सवाल यह है कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए नेतृत्व के हाथ में कमान दे दी गई तो कहीं इसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में तो नहीं होगा। क्या नरेंद्र मोदी 2024 में 350 सीटों के पार अपने दम पर चले जाएंगे? क्या मोदी की वजह से एनडीए 2024 में 400 के पार चला जाएगा? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से 50 सीटों पर ही रुक जाएंगे? मोदी की हाल की परफॉर्मेंस देखकर अब तो विरोधी भी यही मानकर चल रहे हैं कि अकेले दम पर बीजेपी 350 के करीब तो चली ही जाएगी। मोदी को थोड़ा थोड़ा और जोर लगाना है। पिछली बार यानी 2019 में मोदी के दम पर बीजेपी 300 के पार चली गई थी। 3 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों से पहले 2024 के लिए जो ओपिनियन पोल हो रहे थे, उनमें मोदी का ग्राफ पहले ही 325 के करीब था। 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया टीवी CNX के सर्वे में एनडीए को 318 सीटें
और इंडिया गठबंधन को 175 सीटें और अन्य को 50 सीटें मिलने का अनुमान था। पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी को 290 और कांग्रेस को 66 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। यानी बीजेपी तो अपने अकेले दम पर भी मेजॉरिटी ला ही रही है। लेकिन ये पूरे आंकड़े तब के हैं जब सारे सर्वे तीनों राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किलें बता रहे थे। इसी सर्वे में छत्तीसगढ़ की 11 में से 7 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें कांग्रेस को बताई गई थी। मध्य प्रदेश के 29 में से 24 सीटें बीजेपी को और 5 कांग्रेस को बताई गई और राजस्थान की 25 में से 21 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना बताई गई। यानी 2019 में जिन 65 में से 61 सीटों को बीजेपी ने जीता था, इस सर्वे में वहां 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, यानी कुल 9 सीटों का घाटा। लेकिन यहां यह भी ध्यान देना होगा कि जब ये ओपिनियन पोल हुए तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि बीजेपी तीनों राज्यों में हार भी सकती है, क्योंकि इन्हीं एजेंसीज के डेटा में बीजेपी के लिए वीक विकेट बताया गया था। अब तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग विकेट पर आ गई है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की स्थिति और स्ट्रॉन्ग हो गई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। हालांकि विरोधी फिलहाल 4 बड़े राज्यों के भरोसे हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि वो मोदी को मात दे सकते हैं। ये 4 राज्य हैं: 40 सीटों वाला बिहार, 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, 28 सीटों वाला कर्नाटक और 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। इन चारों ही राज्यों में लोकसभा की 158 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी गठबंधन ने इन चारों राज्यों में 124 सीटें जीती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। जेडीयू आरजेडी के साथ मिल गई है, इसलिए विपक्ष को उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी वर्सेस ऑल की लड़ाई होगी। बड़ी प्लेयर ममता बनर्जी ही होंगी। उधर कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा में फायदा होगा। और महाराष्ट्र में भी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था जो टूट गया, फिर शिवसेना भी टूटी, फिर एनसीपी भी टूटी। दोनों पार्टियों के दोनों गुट बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो वहां भी कुछ भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम किया 100 दिन के लिए, उसको रुपया नहीं दे रहा है। बांग्ला का बाड़ी हम जो तैयार कर रहा था गरीब लोगों के लिए, मजदूर के लिए, उसको रुपया भी बंद कर दिया। ये उसका रुपया नहीं है। आज एक ही टैक्स है, जीएसटी टैक्स। सब टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट तुल के ले जाता है हमारा स्टेट का। पहले स्टेट का टैक्स तुलने का अधिकार था, और हमारा 100 दिन का काम पे रुपया का टाका नहीं दे रहा है, रास्ता तैयार करने का रुपया नहीं दे रहा है, हमारा शेयर नहीं दे रहा है जो इधर से ले जा रहा है, बाड़ी बनाने का रुपया नहीं दे रहा है। इसी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया। और आने वाला दिन मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। मैं 18-19 कुड़ी से आम प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट मांगा कि हमारा रुपया दो, नहीं तो आप लोग, नहीं तो सरकार बदल दो। गरीब जनता को रुपया दो, उसको रुपया छोड़ो। 100 दिन का रुपया नहीं देगा तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कहेगा कि हाय रुपया दो, नहीं तो गोदी छाड़ो। इन्हीं 4 राज्यों को लेकर विपक्ष की मुख्य स्ट्रेटेजी चल रही है। राजनीतिक तौर पर अहम एक और राज्य बचता है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी में 3 बड़े प्लेयर हैं, बीजेपी, अखिलेश यादव और मायावती। इंडिया गठबंधन यहां अखिलेश यादव के भरोसे है। मायावती इंडिया गठबंधन में है नहीं, अकेले जा रही हैं और अकेले के दम पर वो इंडिया गठबंधन का वोट काटने का दम रखती हैं। इसीलिए बीजेपी यूपी में आश्वस्त होकर बैठी है। वैसे बीजेपी ने तो पिछली बार जब मायावती अखिलेश का गठबंधन भी हो गया था,
तब भी इन्हें हरा दिया था। और यह सब मोदी के भरोसे ही हो रहा है। तब मोदी का करिश्मा था, अब करिश्मे के साथ साथ मोदी की गारंटी भी है। सीधा असर यह हो रहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, राहुल गांधी का घट रहा है, और इसकी मुख्य वजह है बीजेपी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली का फर्क। बीजेपी 2024 को देखते हुए नए मुख्यमंत्रियों को ट्राई कर रही है और कांग्रेस उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी नेता को सीएम बनाया, जबकि कांग्रेस 24 में भी उसी 23 के ढर्रे पर चल रही है। कुछ महीनों पहले ही बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हारी थी और उसके बाद बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी पूरी पार्टी ही बदल दी। बीजेपी ने कर्नाटक हार की समीक्षा करने में 6 महीने का वक्त लगाया, लेकिन उसके बाद बीजेपी एक नया ही प्लान लेकर आ गई। बीजेपी ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अब कहीं दिखते भी नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने कल 3 राज्यों में हार की समीक्षा के लिए बैठक की, तो कांग्रेस के वही पुराने नेता थे जिनकी वजह से कांग्रेस चुनाव हारी, यानी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। क्या राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत को किनारे करके लोकसभा के चुनावों में उतर सकती है? और क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को हटाकर किसी और के हाथ में नेतृत्व दे सकती है? अभी तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी फिलहाल कोई चेहरा बदलने के मूड में नहीं है, उसी फॉर्मूले पर चलते हुए दिख रहे हैं, और इसी का कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान होगा। तो फिर कांग्रेस हार के बहाने खोजेगी। कांग्रेस के करप्शन पर गृहमंत्री अमित शाह बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कांग्रेस के कैश लोग पर अमित शाह के पास ऐसा क्या है जिससे राहुल गांधी ही नहीं पूरे इंडिया अलायंस की नींद उड़ने वाली है? कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के भ्रष्टाचार की पूरी कुंडली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गई है। साहू के कंप्यूटर की जांच हैदराबाद के आईटी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जांच की आंच कहां तक जाएगी? साहू के तहखाने में किसका किसका पैसा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस का बड़ा करेंसी कैच, कांग्रेस का करप्शन वाला मैच। साहू कांग्रेस के एटीएम, किसे किसे किया पेटीएम। अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार का ही पैसा है और ये एटीएम थे कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस के करप्शन का कैश लो कितना बड़ा, कहां से जुड़ा? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। धीरज साहू के ठिकानों से जब्त करेंसी की गिनती लगातार 5वें दिन भी जारी रही। एसबीआई के 50 कर्मचारी काउंटिंग और पैकिंग में लगे रहे। कुल 176 बोरे कैश गिनना था। 5वें दिन दोपहर 3 बजे तक 140 बोरे नोट गिने जा चुके थे। बचे हुए 36 बोरों में कितने नोट हैं, इनका हिसाब लगाया जा रहा है। नोट गिनने के लिए 40 मशीनें लाई गई हैं, जिनमें 25 पर काउंटिंग की जा रही है और 15 को बैकअप में रखा गया है। इसकी वजह यह है कि साहू के ठिकानों से मिली कई गड्डियों में सीलन है, जिसकी वजह से मशीनें खराब हो रही हैं। कई मशीनें टूट जा रही हैं। बुधवार से गिनती शुरू हुई थी और शनिवार तक 300 करोड़ रिकवर किया जा चुका है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैश रिकवरी सिंगल आदमी से 300 करोड़ मिले। ये देश के इतिहास में एक आदमी से अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। एक आदमी के ठिकाने से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। वो आदमी कौन है? कांग्रेस का राज्यसभा सांसद है धीरज साहू। झारखंड में कांग्रेस का कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया, वो दोनों बार चुनाव हार गया। फिर कांग्रेस ने शॉर्टकट यानी राज्यसभा से उसे संसद में पहुंचा दिया, वो भी 3 बार। कांग्रेस क्यों धीरज साहू पर इतनी मेहरबान है? कुछ तो वजह होगी, कोई तो डील हुई होगी। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु
चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपोगंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। झारखंड में कांग्रेस के सीनियर नेता सुबोध कांत सहाय भी सरप्राइज हैं। वो इस कैश लोक का जवाब चाहते हैं। शाहू के ठिकानों पर कुबेर का खजाना मिलने के बाद कांग्रेस को इस डील का जवाब देना होगा, क्योंकि धीरज साहू का कनेक्शन ऊपर तक है। ऊपर मतलब कहां तक? तस्वीरें खुद देख लीजिए। भारत जोड़ो में राहुल गांधी के साथ धीरज साहू भी जोश से हिस्सा ले रहे हैं। कैश लोक सामने आने के बाद झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं साहू सही पकड़े गए। राहुल की यात्रा भारत जोड़ो नहीं, भ्रष्टाचार करो यात्रा थी। साहू के ठिकानों से मिला कुबेर का खजाना देखकर कांग्रेस साहू से कन्नी काट रही है। धीरज साहू के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन जो नहीं सुना है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि धीरज साहू पैसे वाले हैं। सैकड़ों साल से उनका बिजनेस है। 100 करोड़ या 300 करोड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके घर कभी भी चले जाइए, 100 करोड़ तो यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन एक कमरे में 50 करोड़ मिला, 6 कमरों में 300 करोड़ मिले हैं, 10 कमरों में कितना मिलेगा? 500 करोड़। लेकिन कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है कि नोटों का पहाड़ घर में कैसे जमा किया गया, भ्रष्टाचार के कितने कीर्तिमान बनाए गए। वो तो सब साहू को बिजनेसमैन बताकर पूरे घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है और सैकड़ों वर्षों से ये अपना बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है, जांच के क्रम में अभी क्या बोला जा सकता है? एजेंसियां जांच कर रही हैं, निष्पक्षता पूर्वक जांच करें और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। किनारा क्या करना है भाई? उनका व्यवसाय है, उनका निजी व्यवसाय है, उसमें कोई पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। लेकिन कांग्रेस क्या बताएगी? ये अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत है कि कारोबार से कमाई को अलमारी, गद्दे और बेड में छुपा कर रखा जाए? धीरज साहू ने ऐसा ही किया। कांग्रेस को इसमें दाल में कुछ काला क्यों नहीं दिखता? ओडिशा में धीरज साहू की बौद्ध डिस्टिलरी में काम करने वाले बंटी साहू के ठिकानों से भी मोटा कैश मिला है। बंटी साहू शराब कंपनी में मेंटेनेंस इंचार्ज है। उसके घर में छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम को कैश से भरे 19 बैग मिले हैं। इनमें 20 करोड़ रुपए भरे हुए थे। अब कौन सा कारोबारी ऐसा होगा जो अपनी कमाई किसी कर्मचारी के घर में रखेगा?
वो 20 करोड़ रुपए, क्या कांग्रेस को अब भी साहू के कारोबारी तौर तरीकों में कुछ गड़बड़ नहीं लगता? और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। ओडिशा के बोलांगीर में जब आईटी टीम ने साहू की कंपनी के दफ्तर में छापा मारा तो नोटों की गड्डियों के बीच एक लिफाफा मिला जिसमें 5 लाख कैश था। इस लिफाफे के ऊपर लिखा नाम था इंस्पेक्टर तिवारी। आईटी वाले भी ये नाम देखकर चौंक गए। अब छापेमारी में लगी टीम इस बात का पता लगा रही है कि इंस्पेक्टर तिवारी क्या कोई आबकारी विभाग का है या पुलिस का। इसका मतलब यह है कि शराब कारोबारी धीरज साहू हर महीना घूस भी देते थे। तो क्या साहू ने कुबेर का खजाना अवैध शराब के कारोबार से जमा किया, इसीलिए इन नोटों को बैंक में जमा कराने की बजाय बोरों में भरकर रखा? अब जरा थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, तब समझ में आएगा कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू असल में क्या हैं। नोटबंदी के दौरान धीरज साहू लगातार इसके खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे। नोटबंदी को साहू देश का सबसे बड़ा घोटाला बताकर माहौल बना रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? नोटों का ये पहाड़ देखकर समझ में आया। नोटबंदी के बाद साहू को कैश छुपाने की जगह कम पड़ रही थी। घर में, दफ्तर में, कारखाने में छुपा दिया। इनकम टैक्स की टीम पहुंची तो 300 करोड़ 4 दिन में ही मिल गए। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी इसीलिए साहू को कांग्रेस का एटीएम बता रही हैं और राहुल सोनिया की मेहरबानी की वजह भी बता रही हैं कि ये व्यक्ति राहुल गांधी की पदयात्रा में पूरे दौरान शामिल थे और साथ में इन्होंने 2 बार संसद के लिए संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े, दोनों बार हारे। तो 3 बार इनकी पार्टी ने, जिसमें सोनिया गांधी जी और ये सब लोग सर्वोच्च नेतृत्व जो है पार्टी का, उसने इनको टिकट देकर राज्यसभा में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भेजा है। तो कैसे हाथ धो सकते कि इनका कुछ लेना देना नहीं है? तो खुले में यही कह दें कि ये जो कुछ हुआ वो गलत है। जो पैसा है वो चोरी का पैसा नहीं रखना चाहिए, जनता के हिस्से का पैसा है ये। तो लिकर के कारोबार में बेईमानी ही किया होगा ना। कैश कहाँ से आ गया? कारोबार होता तो कारोबार का पैसा कारोबार में जाता। आप कुछ 1000 रुपया घर में रखते, कुछ 1-2 लाख 5 लाख रुपया रखते, बाकी बैंक में होता। मशीनें टूट गई क्योंकि मशीनों को भी इतना काम करने की आदत नहीं, गर्म हो गई है मशीनें। तो अंदाजा लगाइए कि भ्रष्टाचार का ही पैसा है और ये एटीएम थे कांग्रेस पार्टी के। धीरज साहू के कंप्यूटर में कई राज छुपे हैं। सबसे बड़ा राज साहू का एटीएम किसे किसे पेटीएम कर रहा था। इसकी जांच के लिए हैदराबाद से आईटी के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की लूट का पूरा पर्दाफाश होगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका गांधी के पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा, सच है, कांग्रेस की लूट की कहानी अब उजागर हो रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है? अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े भ्रष्टाचार की पोल कैसे खुली, कैसे साहू का अकूत अवैध खजाना पकड़ा गया। दिल्ली में 100 लोगों की एक सीक्रेट टीम बनाई गई। टीम को बस इतना बताया गया कि एक बड़े भ्रष्टाचारी को पकड़ना है। वो कौन है, क्या करता है, सब कुछ सीक्रेट रखा गया। बस आईटी टीम को इतना बताया गया कि उन्हें ओडिशा के बोलांगीर जाना है। इस मिशन को इतना सीक्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि ओडिशा और झारखंड में साहू की तमाम अफसरों के साथ मिली भगत की खबरें थी, जिनकी मदद से वो अवैध शराब के काले धन को सफेद करने में लगा था। अगर साहू को भनक लग जाती तो वो कैश को ठिकाने लगा सकते थे। अब भी बोलांगीर और उसके आसपास आईटी के 100 लोगों की टीम
तमाम जगहों पर दबिश दे रही है जिनका कनेक्शन और कारोबारी रिश्ता धीरज साहू से है। कांग्रेस धीरज साहू का मोदी के खिलाफ खूब इस्तेमाल कर रही थी। मोदी जब अमृतकाल की उपलब्धियां गिनाते थे तो धीरज साहू उल्टा ट्वीट करके सवाल उठाते थे, ये कैसा अमृतकाल है जहां रुपया बदहाल है। जब दुनिया मोदी मैजिक की बात कर रही थी तब साहू सवाल पूछ रहे थे, देश की जनता गरीब होती जा रही है, मोदी के मित्र अमीर होते जा रहे हैं। कांग्रेस के राज में यही धीरज साहू भ्रष्टाचार पर लेक्चर देते थे, बीजेपी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते थे। जब से झारखंड राज्य बना है महोदय, अधिकतर समय एनडीए का शासन रहा है। अब इनके ही राज में भ्रष्टाचार का बीज बोया गया था और इनके ही राज में जितना भ्रष्टाचार फैला है ये सब इन्हीं के देन है। इनके जिनके भी नाम ले रहे थे, मैं अपने नाम से नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इनके राज में मंत्री भी थे और वो भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो उन्हें अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए कि इनके घर में क्या हुआ नहीं हुआ। जहां तक मुझे पता है कि हिंडाल्को जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर मिनरल का काम में लगी हुए हैं, उनके द्वारा भी वहां पर अवैध खनन का काम पुरजोर रूप से चल रहा है और वहां के रहने वाले, आसपास रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब आदिवासी हैं, उनका जमीन बर्बाद हो रहा है उनके अवैध खनन के कारण। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने नियम को ताक में रख करके, जो कानून है उनको ताक में रख करके अपने पैसे के बल पर वहां पर अवैध खनन में काम लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही कांग्रेसियों के लिए लिखा था कि जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते पूरी ईमानदारी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे।